हेलो फ्रेंड्स, देवी स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारत से रिलेटेड जो सल्तनत काल था उसके बारे में लगभग हम लोग पूरा पढ़ चुके थे और मुग़ल काल स्टार्ट करने वाले थे। बट कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट बार बार आ रहे थे कि मैम आप जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसको पढ़ाइए। तो चूँकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है और अभी मिडाइवल हिस्ट्री में हम लोग जो है मुग़ल काल पढ़ेंगे, फिर जो भक्ति आंदोलन है, फिर सूफ़ी आंदोलन है, वो सारा कुछ बचा हुआ है। तो क्रमानुसार अगर हम लोग चले तो पहले मिडाइवल हिस्ट्री को ख़त्म करना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद फिर हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। तो लेकिन चूँकि रिक्वेस्ट बार बार आ रहे थे तो इस वजह से मैंने ये निर्णय किया कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उनको इन शॉर्ट में बताने का प्रयास करूँगी। यानी कि 2 वीडियो में जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख तिथियां हैं, उनसे जुड़ी जो प्रमुख घटनाएं हैं, उन सबको समेटने का मैं प्रयास करूँगी। और जब मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी तो इन सारी चीज़ों को जो मैं इन शॉर्ट में बताऊँगी आज और कल के क्लास में, तो उन सबको जो है डिटेल में जब मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी तो उसमें बहुत बढ़िया से बहुत डिटेल में बताने का प्रयास करूँगी। तो आइए हम लोग इन शॉर्ट में जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख तिथियां और उनसे जुड़ी जानकारियों को जो है की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में बांट करके पढ़ने का प्रयास किया जाता है। तो प्रथम चरण जो है आपका 1885 से 1905 के बीच का माना जाता है। यानी 1885 में जो है आपका कांग्रेस की स्थापना होती है, 1905 में जो है बंगाल का विभाजन होता है। तो ये यानी कांग्रेस की स्थापना से बंगाल के विभाजन तक का जो चरण है वह प्रथम चरण कहलाता है। वहीं द्वितीय चरण जो है दोस्तों वह 1905 से 1919 के बीच माना जाता है। यानी बंगाल विभाजन से लेकर के जो जालियांवाला हत्याकांड होता है वहाँ तक के काल को जो है द्वितीय चरण के रूप में जानते हैं। तृतीय चरण की अगर हम लोग बात करें तो तृतीय चरण जो है आपका 1919 से 1947 यानी कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से लेकर के आपका 1947 यानी जो भारत आज़ाद हुआ उस तिथि तक जो है आपका तृतीय चरण माना जाता है। और ये तृतीय चरण को दोस्तों गांधी युग भी कहा जाता है। तो गांधी युग इसको इस तरह से कहा जाता है कि जो 1915 में गांधी जी भारत आते हैं अफ्रीका से, तो उसके बाद जो है भारतीय राजनीति में उनका सक्रिय योगदान जो आरंभ हो जाता है। तो 1915 यानी कि 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह होता है वहाँ से उनका भारतीय राजनीति में जो सक्रिय यानी योगदान जो आरंभ होता है, तो वो आपका धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है आपका बढ़ता ही चला जाता है। उसके बाद ये मुख्य यानी केंद्र बिंदु बन के रह जाते हैं और इनके द्वारा ही जो अंत में 1947 तक जो है आपको भारत को आज़ादी मिलती है। इस वजह से जो है आपको 1947 तक यानी 1919 से 1947 तक के युग को जो है गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण जो कि 1885 यानी 28 दिसंबर 1885 को जो है कांग्रेस की स्थापना होती है। और ये कांग्रेस की जो स्थापना है दोस्तों ये A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इनका पूरा नाम होता है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। यानी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा जो है आपका कांग्रेस की स्थापना होती है। मुंबई में एक तेजपाल संस्कृत विद्यालय है, उस विद्यालय के प्रांगण में जो है आपका ये 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है A.O. ह्यूम के द्वारा। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष तो रहते हैं वो व्योमेश चंद्र बनर्जी। यानी इसके प्रथम अध्यक्ष जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी रहते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है और A.O. ह्यूम जो है इनके नेतृत्व में और व्योमेश चंद्र की अध्यक्षता में जो है तेजपाल संस्कृत विद्यालय में मुंबई में जो स्थित है यह विद्यालय, वहाँ जो है कांग्रेस की स्थापना होती है। तो अगला जो प्रमुख तिथि है वह है 1888 यानी कि कांग्रेस की स्थापना के 3 साल बाद जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया की
स्थापना होती है। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, इनके अध्यक्षता में जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है 1888 में। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में की जाती है। तो दोस्तों ये बंगाल का जो विभाजन है यह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है लॉर्ड कर्जन जो है फूट डालो और राज करो की नीति के तहत जो है फूट डालो और राज करो की नीति के तहत जो है बंगाल का विभाजन ये लॉर्ड कर्जन करते। होता क्या है दोस्तों कि उस काल तक जो है क्रांतिकारी गतिविधियां जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी सरकार विरोधी जो गतिविधियां हैं वह जनसाधारण की भी ज़्यादा होने लगता है। तो ये लॉर्ड कर्जन क्या करते हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है फूट डालने की नीति अपनाते हैं, यानी कि बंगाल का विभाजन, चूँकि बंगाल जो है जितने भी क्रांतिकारी विद्रोह होते थे, गतिविधियां होती थी, तो ये बंगाल जो है इसका केंद्र होता था। तो ये क्या करता है लॉर्ड कर्जन कि हिंदू मुस्लिम को बांट करके, यानी कि बंगाल को दो भागों में बांट देता है, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। तो यानी पूर्वी बंगाल जो है आपका असम वाला क्षेत्र हो जाता है, उसके बाद वाला क्षेत्र जो है पश्चिमी बंगाल हो जाता है। तो पूर्वी बंगाल के यानी पश्चिमी बंगाल में बांट करके जो है इस जो विद्रोह जो जगह जगह हो रहे थे, आक्रोश हो रहे थे, सरकार के खिलाफ जो गतिविधियां हो रही थी, उन सब को रोकने का जो है प्रयास किया जाता है। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के माध्यम से जो है लॉर्ड कर्जन जो है हिंदू मुस्लिम का खेल खेलता है, और इस बहाने यानी कि वह जो हिंदू मुस्लिम में जो है उलझा करके लोगों को जो है सरकार के तरफ जो गतिविधियां हो रही थी, आक्रामक जो गतिरोध हो रहे थे, सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे थे जगह जगह, उन सबको है यानी सबको जो है दिमाग डाइवर्ट करने के लिए जो है वह बंगाल का विभाजन करते हैं, ताकि हिंदू मुस्लिम आपस में उलझ करके रह जाए और वो सरकार के कार्यों की तरफ ध्यान ना दे पाए। तो उनकी इसी वजह से यानी फूट डालो राज करो की नीति के तहत जो है आपका लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल का विभाजन 1905 में करते हैं। उसके बाद जो है 30 दिसंबर 1906 को जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है, और यह मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आपका आगा खां के नेतृत्व में, यानी आगा खां की अध्यक्षता में जो है आपका मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में, यानी 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है आगा खां की अध्यक्षता में। उसके बाद 1907 में जो है आपका कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। ये सूरत के अधिवेशन में, यानी कि कांग्रेस का 1885 में जब यानी कि कांग्रेस की स्थापना होती, तो प्रत्येक वर्ष जो है कांग्रेस की यानी कि बैठक होती थी अलग अलग जगहों पर। तो ये जो 1907 में जो बैठक होती है जो कि सूरत में होती है, इस सूरत के बैठक में क्या होता है, कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो जाती है, एक गरम दल और एक नरम दल। तो होता क्या है दोस्तों कि जो कांग्रेस का विभाजन दो भागों में हो जाता है, एक गरम दल और एक नरम दल। तो गरम दल वालों का जो विचार था कि जो सरकार की नीतियां हैं, मतलब अंग्रेज़ों की जो नीति है उसका उसी भाषा में जवाब दिया जाए, यानी विद्रोह करके उनके द्वारा जो है यानी क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा जो है वह उसको यानी कि स्वराज को प्राप्त करना चाहते थे। वहीं जो नरम दल वाले थे वो याचना और जो रिक्वेस्ट जो कहिए, भिक्षाटन कहिए, यानी गरम दल वाले इस नीति की, नरम दल वालों को नीति को भिक्षाटन की श्रेणी में देते थे। तो इस तरह से जो है वो लोग जो है यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से जो वो लोग स्वराज प्राप्ति करना चाहते थे। तो इन मतों के आधार पर जो है कांग्रेस का विभाजन दो दलों में हो जाता, एक नरम दल और एक गरम दल में। तो ये नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन जो आपका 1907 में होता है। उसके बाद 1911 में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, और ये उस समय जो है वायसराय जो रहते हैं लॉर्ड हार्डिंग रहते हैं। तो ये क्या होता है कि जो इंग्लैंड के राजा रहते हैं जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी,
ये भारत की यात्रा पर आते हैं। इनके स्वागत में क्या होता है कि दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, यानी यह एक भव्य आयोजन रहता है उनके स्वागत में। तो जब वह यानी कि जब उनके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है लॉर्ड हार्डिंग की अध्यक्षता में, तो वहाँ उसके यानी आयोजन तो यह भव्य रहता है, लेकिन जब वो आते हैं तो रास्ते में जो है वह जगह जगह जो है बंगाल विभाजन के खिलाफ जो आक्रोश विद्रोह प्रदर्शन हो रहे थे उन सब चीज़ों को वो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि ये बंगाल विभाजन जो है उनके द्वारा जो है रद्द कर दिया जाता है। यानी बंगाल विभाजन का विद्रोह जो है जनसाधारण के द्वारा इतनी बुरी तरह से किया जा रहा था कि वो जिस जिस रास्ते से गुजर रहे थे तो लोग जो है उस प्रदर्शन को दिखाने का प्रयास कर रहे थे। लोग राखी दिवस मना रहे थे, लोग अलग अलग तरीके यानी कि तरीके अपना करके जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो इस वजह से जो है बंगाल का विभाजन जो है रद्द हो जाता है। यानी कि 1905 में बंगाल का विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में, और लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में जो है आपका बंगाल का विभाजन 1911 में जो है रद्द हो जाता है। इसमें यहाँ एक और चीज़ होता है दोस्तों, जो कलकत्ता राजधानी थी वह दिल्ली हो जाती है। यानी राजधानी का स्थानांतरण जो है आपका 1911 में कलकत्ता से दिल्ली हो जाता है। तो 1911 में जो है आपका दिल्ली दरबार का आयोजन भी होता है, यहाँ बंगाल का विभाजन भी होता है, और राजधानी जो है आपका कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो जाती है। तो 1911 से 2-3 घटनाएँ जुड़ी है जिनसे जोड़ कर के अक्सर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण घटना है वह है विश्व युद्ध, यानी प्रथम विश्व युद्ध, जो कि आपका 4 अगस्त 1914 को आरंभ होता है और 1918 तक जो है यह विश्व युद्ध चलता है। तो 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध का जो है आरंभ हो जाता है। अगला जो प्रमुख डेट है वह है 1916, और 1916 में जो है आपका होम रूल की स्थापना होती है, जो तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में इस होम रूल की स्थापना होती है। और इस होम रूल की प्रचार के लिए जो है तिलक के द्वारा मराठा और केसरी नामक 2 पत्रिकाओं का वो आरंभ करते हैं। इस पत्रिका के माध्यम से जो है वो होम रूल का प्रचार करते हैं। तो ये मराठा जो है दोस्तों, ये जो है आपका इंग्लिश में ये पत्रिका रहती है, और केसरी जो है आपका मराठी भाषा में रहती है। यानी कि जस्ट ऑपोजिट है, जो मराठा है वह इंग्लिश पत्रिका रहती है, जो केसरी जो है वह मराठी पत्रिका रहती है। तो अक्सर जो है प्रश्न इससे पूछा जाता है और बच्चे जो है कंफ्यूज्ड होते हैं इसमें। तो हमेशा याद रखिए कि मराठा जो है वो इंग्लिश में है और केसरी जो है मराठी में, यानी जस्ट ऑपोजिट। तो आपका 1916 में जो है होम रूल की स्थापना तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है। अगली जो महत्वपूर्ण घटना है वह 1917 की घटना है, जो कि चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानी जाती है। तो होता क्या है दोस्तों कि 1915 में जो है महात्मा गांधी भारत आते हैं दक्षिण अफ्रीका से। तो वहाँ पे यानी कि ये जो चंपारण सत्याग्रह है यह बिहार में होता है। तो बिहार का एक किसान रहता है राजकुमार शुक्ल। तो ये महात्मा गांधी के पास पहुंचते हैं और ये जो है बिहार की स्थिति से अवगत करवाते हैं। यानी उस समय क्या होता था कि यहाँ पे जो है 3 कठिया प्रणाली विकसित थी। 3 कठिया, तो ये 3 कठिया प्रणाली के तहत क्या होता था दोस्तों कि जो 20 कट्ठे के अंदर 3 कट्ठा जो है 3 कट्ठे पर जो नील की खेती करना अनिवार्य होता था। और नील की खेती से जो है किसानों को जो है नुकसान होता था, भूमि की उर्वरा शक्ति जो है वह समाप्त हो जाती थी। तो इस वजह से जो किसान इस चीज़ का विरोध कर रहे थे और सरकार जो है मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। तो ये जो राजकुमार शुक्ल है इस समस्या को लेकर के गांधी जी के पास आते हैं और गांधी जी को यहाँ की स्थितियों से अवगत कराते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप बिहार आइए और हमारे यहाँ जो है हमारे लिए जो है आंदोलन करिए। तो महात्मा गांधी ट्रेन से जो है बिहार आते हैं और यहाँ पर जो है चंपारण सत्याग्रह
करते हैं। इसके बाद क्या होता है, इस सत्याग्रह के पश्चात जो है ये तिनकठिया जो प्रणाली है वह समाप्त कर दी जाती है। तो अगर प्रथम सत्याग्रह की भारत में बात की जाए तो यह चंपारण में 1917 में गांधी जी के द्वारा किया जाता है। वहीं अगर प्रथम सत्याग्रह की पूरे विश्व में बात की जाए तो साउथ अफ्रीका में 1906 में जो है इनके द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह किया जाता है। वहीं जो खेड़ा किसान आंदोलन है वह भी जो है इनके द्वारा किया जाता है। फिर 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर किया जाता है, वहाँ भी आंदोलन करते हैं। वहाँ आंदोलन के रूप में ये भूख हड़ताल का सहारा लेते हैं। तो सर्वप्रथम भूख हड़ताल अगर पूछा जाए तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए वो करते हैं। और सत्याग्रह की अगर भारत में बात करा जाए तो वो आपका हो जाएगा यानी कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में भारत में। अगर विश्व में पूछा जाए तो 1906 में जो है साउथ अफ्रीका में उनके द्वारा जो है प्रथम सत्याग्रह का आयोजन किया जाता है। अब अगली जो तिथि है दोस्तों वह है मार्च 1919। तो मार्च 1919 में सर रॉलेट की अध्यक्षता में जो है रॉलेट एक्ट कानून लाया जाता है। और ये रॉलेट एक्ट कानून को भारतीय जो है काला कानून कहते थे। यानी काला कानून इसलिए भी इसको कहा जाता था दोस्तों कि होता क्या था उस समय की, यानी इस काल तक जो है जो क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत अधिक बढ़ गई थी। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, विद्रोह जगह जगह हो रहे थे। क्रांतिकारी जो है विभिन्न घटनाओं को जगह जगह जो है अंजाम दे रहे थे। तो इसके यानी उन्हीं क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए जो है यह रॉलेट एक्ट कानून लाया गया। इस कानून के तहत जो है बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील कि क्या होता था कि यानी बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के जो है किसी भी क्रांतिकारी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जनसाधारण को जो है संदेह के आधार पर जो है गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसे जेल में बस ठूस दिया जाता था। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होता था। तो इस वजह से जो है इस रॉलेट एक्ट कानून के विद्रोह जगह जगह हो रहा होता है, क्योंकि जो भारतीय थे इसको सीधा काला कानून मान रहे थे। तो जगह जगह इसका विद्रोह हो रहा था। तो पंजाब के एक नेता थे सैफुद्दीन किचलू, और डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को जो है वह गिरफ्तार कर लिया जाता है इस रॉलेट एक्ट के तहत। तो इनके विरोध में जो है यानी इनको गिरफ्तार करने के विरुद्ध में जो है जगह जगह विद्रोह हो रहा होता है। तो उसी के यानी उस विद्रोह के लिए ही यानी इनके गिरफ्तारी के खिलाफ जो विद्रोह हो रहा होता है उसी के लिए जो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में जो है लोग शांतिपूर्ण जो है रूप से सभा आयोजित की जाती है। उसमें जो है बूढ़े, बच्चे, जवान, स्त्रियां सभी जो है इस यानी कि इस बाग में, इस मैदान में पहुंचते हैं। तो वहाँ क्या करता है कि ये जनरल डायर जो है आपका यानी कि उस मैदान में पहुंचने का एक ही रास्ता रहता है, 3 बटा यानी पतला सा रास्ता रहता है। उस रास्ते में क्या करता है कि यह अपनी सेना के साथ जो है अपने सैनिकों के साथ पहुंच जाता है और उस सकरी गली में जो है खड़े हो कर के जो एक ही रास्ता है मैदान में घुसने का भी और निकलने का भी, तो उस रास्ते पर खड़े होकर के यह लगातार यानी बिना किसी सूचना के जो है लगातार जो 10 मिनट तक गोलियां चलवाता है। तो वहाँ चूँकि भीड़ अधिक थी और निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था, तो लोग जो है अपने जान बचाने के लिए, चूँकि कोई सूचना नहीं थी, अचानक से फायरिंग स्टार्ट हो जाता है तो लोग जो है इधर उधर अपना जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तो चूँकि कोई रास्ता नहीं था तो वहाँ होता क्या है, एक कुआं था उस मैदान में, तो लोग जो है जान बचाने के लिए उस कुएं में जो है सभी कूदने लगते हैं। तो कहा जाता है कि वो कुआं जो है लाशों और खून से जो है
भर जाता है। तो भारतीय इतिहास में इससे ज़्यादा जो है क्रूर घटना यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड से जो है विभत्स घटना आपका कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये 13 अप्रैल 1919 को होता है। चूँकि ये पंजाब में जो है आपका यानी 13 अप्रैल जो है बैसाखी का दिन होता है, तो वहाँ पर भीड़ भी अधिक रहता है। इसी भीड़ का फ़ायदा उठा करके जो ये जनरल डायर जो है या फायरिंग करवाता है। कहा जाता है कि वह 2 तोप भी लेकर के वहाँ गया था, किंतु चूँकि रास्ता संकरा गली था तो इस वजह से जो है वह इस तोप को लेकर के वह पहुँच नहीं पाता है, किंतु गोलियों की वह बरसात कर देता है। तो ये जनरल डायर के द्वारा जो है यह कुकृत्य किया जाता है, जो कि 13 अप्रैल 1919 को होता है। अगली जो महत्वपूर्ण घटना है वह दोस्तों 1 अगस्त 1920 को होता है। यह असहयोग आंदोलन के रूप में होता है, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा जो है प्रथम आंदोलन जो है आपका यानी कि असहयोग आंदोलन जिसको कहा जाता है, यह आपको 1920 में होता है। यानी कि ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में और ये रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन आरंभ करते हैं। और यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन कहा जाता है। यानी कहा जाता है कि यह आंदोलन इतना जोर पकड़ता है कि जगह जगह जो है लोग जो है सरकारी चीज़ों को का बहिष्कार करते हैं, उसको जलाते हैं। विदेशी जो कपड़े थे उसको जगह जगह बहिष्कार हो रहा होता है, जला रहे होते हैं। जो सरकारी नौकरियां थी, सरकारी उपाधियां थी, वह सब जो है लौटाया जा रहा था। तो ये आंदोलन जो है यानी असहयोग आंदोलन बहुत तीव्र रफ्तार पकड़ता है अपना, किंतु होता क्या है कि 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी का कांड हो जाता है गोरखपुर में। तो इस कांड में क्या होता है दोस्तों कि ये एक चौरा चौरी एक थाना रहता है, वहाँ क्या करता है कि उग्र भीड़ और इस थाना में जो है टकराव होता है। तो उग्र भीड़ क्या करती है कि वहाँ 22 पुलिसकर्मियों को जो है यहाँ जिंदा जला देती है। यानी उग्र भीड़ के द्वारा जो 22 पुलिसकर्मियों को जो है 22 अंग्रेज़ों को जला दिया जाता है। तो इस घटना से महात्मा गांधी इतने क्षुब्ध हो जाते हैं, क्योंकि वह जो है अहिंसात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, वह अहिंसा को सपोर्ट करते थे। तो इस वजह से जो है वह क्षुब्ध हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और यह असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर देते हैं। यानी चौरा चौरी की घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया जाता है। यानी कि 10 दिन का अल्टीमेटम जो गांधी जी सरकार को दिए रहती है कि अगर आप अपनी नीतियाँ वापस नहीं लेंगे तो हम लोग जो है सभी ने अवज्ञा आंदोलन करेंगे। किंतु कहा जाता है कि 10 दिन की जो अल्टीमेटम उनका था उनसे पूर्व ही जो है यह चौरा चौरी का घटना हो जाती है और यह जो है असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा स्थगित कर दी जाती है। हालांकि इस आंदोलन को स्थगित करने के विरोध में भी जो है लोग बहुत ज़्यादा यानी फिर से स्टार्ट करने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया जाता है, किंतु गांधी जी जो है स्टार्ट नहीं करते, यानी ये स्थगित ही रह जाता है। उसके बाद 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन होता है, जो कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इलाहाबाद में जो है आपका चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। और इस पार्टी के तहत वो लोग जो है यानी कांग्रेस के ही थ्रू जो है अपनी बातों को मनवाने का, अपने स्वराज प्राप्ति का जो लक्ष्य रहता है उसको उस लक्ष्य की प्राप्ति को प्राप्त करने का जो है प्रयास करने का लक्ष्य रखते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण घटना है वह 9 अगस्त 1925 को होती है और यह जो है काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। यानी कि यह जो है आपका जो क्रांतिकारी संगठन थे उन लोगों के द्वारा 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी कांड होता है, जो कि राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के अध्यक्षता में किया जाता है। होता क्या है दोस्तों कि जो क्रांतिकारी संगठन थे, जो क्रांतिकारी वर्ग थे, वो लोग जो है सीधे सरकार से यानी कि टकराते थे। तो टकराने के लिए का मतलब है कि सरकार के पास हथियार है, बंदूकें हैं, तोप है, तो क्रांतिकारियों के पास तो वो थे नहीं और उस चीज़ के लिए यानी अगर हथियार मंगाने के लिए उनको पैसों की आवश्यकता थी और पैसे भी उनके पास नहीं थे। तो वो लोग क्या करते हैं कि यानी कि जो सरकारी खजाना है
वह जो है आपका ट्रेन में आ रहा होता है। तो वहाँ उस काकोरी नामक स्थान पर जो है उस ट्रेन को जो है चेन पुलिंग करके ये राम प्रसाद बिस्मिल का जो संगठन होता है क्रांतिकारी, ये लोग जो है इस जगह पर जो है उस सरकारी खजाने को लूट लेते हैं। तो ये जो है भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में जो है क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया सबसे बड़ा जो है महान कार्य कह सकते हैं इसको। तो ये सबसे बड़ी घटना मानी जाती है काकोरी कांड, जो कि राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अन्य जो क्रांतिकारी नेता सब थे उनके द्वारा अंजाम दिया जाता है। तो ये थे दोस्तों कांग्रेस की स्थापना से लेकर के यानी 1885 से 1985 तक की प्रमुख घटनाएं, यानी काकोरी कांड तक कांग्रेस की स्थापना से लेकर के काकोरी कांड तक की घटनाओं को हमने आज इस क्लास में जाना। अगली क्लास में जो है हम लोग यानी 1925 के बाद से लेकर के 1947 तक यानी देश के आज़ाद होने तक जो है हम लोग प्रमुख घटनाओं यानी प्रमुख तिथियों और उनसे जुड़ी घटनाओं के बारे में जो है जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।